हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एनटीपीसी की परीक्षा, जो कि 28 दिसंबर 2020 को हुई थी, सीबीटी वन। इस एग्जाम के अंदर एनटीपीसी 2019 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। इस एग्जाम के अंदर मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को वन बाय वन हम देखेंगे। बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है: द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। चलिए, अब सबसे पहले हिंदी में एक बार देख लेते हैं। सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या जो 7 से भाग देने पर 6 शेषफल छोड़ती है, वह क्या है? कहने का मतलब ऐसा है, कोई एक ऐसी संख्या है जो कि सबसे छोटी है, 5 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट संख्या है। इस संख्या को मैं 7 से भाग देता हूं, रिमाइंडर कितना आता है? 6 आता है। शेष कितना आता है? 6 आता है। 5 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट संख्या क्या हो सकती है, ये बताइए। तो ये क्या हो सकती है? मुझे पता है, सबसे 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या ये है, इसमें एक ऐड कर दूंगा मैं, तो मेरे पास आ गई 5 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट संख्या। अगर इसको 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 7 अठे 56। यहां पर आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि यहां पर दो और होता, यानी अगर इसमें +2 कर देता, तो यहां पर 6 आ जाता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर यहां पर +2 होता तो ये 62 हो जाता। ठीक है। और रिमाइंडर कितना आ जाता? दो और यहां पर आ जाते। नहीं, अगर 62 में से 56 चाहते तो 6 आ जाता। यानी कि यहां पर आपके पास दो और होना चाहिए था। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 10,000 प्लस 2, 10,000 प्लस 2, 10,002। ये इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, अब देखिए, कहता है कि एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी एक्स प्लस वाई किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं। वाई एंड जेड कैन डू इट इन 18 डेज। वाई और जेड मिलकर 18 दिनों में, वाई और जेड दोनों मिलके 18 दिन में काम करते हैं। एक्स प्लस जेड कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। एक्स और जेड मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स प्लस जेड मिलके 15 दिन में पूरा करते हैं। पूछ रहा है कि एक्स वाई एंड जेड, यदि एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर कार्य करें, यदि एक्स वाई जेड मिलकर कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगेंगे? वाह। ठीक है, आइए बताते हैं। चलिए ठीक है, काम करते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 12, 18 और 15 का। देखिए, एलसीएम लेने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? आप सबसे बड़ा, इसके अंदर सबसे बड़ा जो नंबर है उसको लिख लीजिए 18। इसके बाद जस्ट छोटा नंबर क्या है? 15। देखिए कि इस 15 का कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 3 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आप देखेंगे ये होता है 3 into 5, ये होता है 3 into 6। यानी कि 3 इसमें से ऑलरेडी 18 में इंक्लूडेड है, तो क्या बच जाएगा? 5। इसी तरीके से फिर 12 का आप फैक्टर बनाएंगे तो 3 into 4। 3 देखिए ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 4 में से 2 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, क्योंकि ये 2 into 3 होता है। 6 के अंदर 2 पहले से निहित है, तो आपके पास 2 बच जाएगा। और इस 4 का सिर्फ 2 बच चुका है, जो हम यहाँ पे लिख देंगे। एलसीएम को शॉर्ट तरीके से किस लिए करते हैं, इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा, ताकि आप लोग को एलसीएम बहुत आसानी से समझ आ सके कि किस तरीके से जल्दी उसे कर सकते हैं। ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया? 18 पंचे 90, दूनी 180। 180 एलसीएम आ गया। तो हमने ये क्या है? ये टोटल वर्क है। सपोज कर लिया टोटल वर्क कितना है? 180 है। तो x प्लस वाई 12 दिनों में कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 यूनिट। वाई प्लस जेड 18 काम करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे? 10 यूनिट। और x प्लस जेड अगर 15 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 12 यूनिट। यानी कि अगर मैं इनको ऐड करूं, इसको और इस तरफ अगर ऐड करूं, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर x 2 बार आ रहा है, y भी 2 बार आएगा, z भी 2 बार आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2x प्लस वाई प्लस जेड। और इस तरफ अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 37। यानी x प्लस वाई प्लस जेड एक दिन में जितना काम करते हैं, वो अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x प्लस वाई प्लस जेड को यहाँ पर रखना पड़ेगा और 2 को उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो 37/2।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 37/2। तो अगर मुझे ये निकालना है कि टोटल काम कितने दिनों में करेंगे तो टोटल काम कितना है 180। एक दिन में कितना काम करते हैं 37, ऊपर आ जाएगा 2। तो इसको आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये 37 है, ठीक है। इसको अगर मैं एक बार सपोज कर लेता हूँ अप्रोक्सीमेट 36 के, तो ये 36 से 185 टाइम्स चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, और 5 दूनी 10, जो इसका सही जवाब होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पाए तो इसको थोड़ा सा मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ऊपर कितना हो गया 360, नीचे कितना हो गया 37। जब आप 360 को 37 से भाग करेंगे तो एक समथिंग 9 बार में जाएगा, 270 और 63, 270 और 63 हो जाएगा आपके पास कितना 333, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट समथिंग दोबारा से कुछ आएगा, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आपके पास 10 ही आना है। पर इस अप्रोक्सीमेशन के तरीके से आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, कुछ सेकंड बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसको थोड़ा रब कर देते हैं। ओके, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/4 है, कॉस थीटा की वैल्यू 5/4 है, तो इस 1 + tan थीटा डिवाइड बाय 1 - cot थीटा की वैल्यू पूछी हुई है। चलिए, मुझे पता है साइन थीटा कितना है 3/4 है, कॉस थीटा कितना है 5/4 है। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो साइन थीटा कितना है 3/4। ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, एम आई राइट? नहीं, ये होता है हाइपोटेनस। इसको इस तरीके से रहने दीजिए, क्योंकि इसको दूसरे तरीके से कर लीजिए। हाँ, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में हालांकि थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। साइन थीटा चलिए एक बार के लिए आप 3/4 मान सकते हैं, ठीक है, 3/4 हो सकती है, पर cos थीटा 5/4 नहीं हो सकता। cos थीटा की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होती है, पर जब आप देखेंगे 5/4, तो ये वैल्यू 5/4 होने की वजह से वैल्यू एक्सीड कर जाएगी 1 से, तो ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो गलत है, ठीक है। पर बस मैं आपको बता रहा हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है उसको देख लीजिए, इसलिए मैंने आपको वो पाइथागोरस वाला थ्योरम जिसमें परपेंडिकुलर और बेस और हाइट रहता है उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मुझे पता है टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और वहीं पर कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर आप निकालेंगे तो 3/4 डिवाइड बाय 5/4 है। इसका मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, उल्टा करके आप ऊपर लिख सकते हैं, तो ये 3/5 आ जाता है। कॉट थीटा इसी तरीके से 5/4 अपॉन 3/4 करेंगे, यानी कि 5/4 इंटू में 4/3, जो कि 5/3 आ जाएगा। जस्ट आपसे जो पूछा है उसमें पुटअप कर देते हैं, 1 + 3/5 अपॉन 1 - 5/3। तो ये कितना आ गया आपके पास 8/5 ऊपर आ गया, नीचे आप करेंगे तो -2/5, क्योंकि 3 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 2 सॉरी ये 3 है, ठीक है, 3 है। इसको फिर से आप ऐसे लिखेंगे 8/5 इंटू 3/2, और ये माइनस में आएगा, इससे ये वैल्यू कटेगी 4 बार में, 4×3 = 12 माइनस का 12 डिवाइड बाय 5। तो ये आपका आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे। अगर वैसे तो इस क्वेश्चन में cos थीटा की वैल्यू गलत दी हुई है, cos थीटा की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। cos थीटा की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक हो सकती है सिर्फ और सिर्फ, पर ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं तो ये 1.25 समथिंग आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपने ये 2-3 कॉन्सेप्ट समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई इन एन एग्जामिनेशन, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए वन हैज टू सिक्योर 50% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स, ठीक है, कुल अंकों का 50% प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि जितने का भी पेपर होगा टोटल, टोटल का
50% मार्क्स उसको मिलना चाहिए। ठीक है। इन द एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू पेपर अ स्टूडेंट सिक्योर्ड 40% इन द फर्स्ट पेपर। जो पहला वाला पेपर है उसके अंदर बच्चे के कितने आए हैं, 40% आए हैं इन द फर्स्ट पेपर ऑफ 200 मार्क्स, जो कि 200 नंबर का है। ठीक है। मिनिमम व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स शुड बी सिक्योर्ड इन सेकंड पेपर ऑफ 150 मार्क्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन। उत्तीर्ण होने के लिए दूसरे 150 अंकों के पेपर में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। वाह, देखिए 200 में से 40% है, 150 नंबर का दूसरा पेपर है, टोटल पेपर कितना है 350 का। ठीक है। और 350 में से उसको कितने चाहिए, 50% चाहिए। यानी कि उसको टोटल कितने नंबर चाहिए, 175 नंबर चाहिए। यहां तक समझ आया। यानी अगर पहले पेपर में उसको 200 में से 40% नंबर आ रहे हैं तो उसको कितने नंबर टोटल आए, आपको आप बोलेंगे 80 नंबर आए। अब यहाँ पर उसको कितने नंबर और चाहिए, तो आप देखेंगे 95 नंबर और चाहिए, तब जाके उसके पास 175 नंबर बनेंगे। यानी कि दूसरे वाले पेपर में 150 में से 95% मार्क्स चाहिए। तो 150 95 150 को कितना परसेंट है, तो 95 अपॉन 150 इंटू में 100। ठीक है। 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, ऊपर आप अगर करेंगे तो 180 और 10 190 और डिवाइड बाय 3, तो 3 6 18 और ये आ जाएगा आपके पास 63.33 समथिंग आएगा आंसर, जो कि मेरा आंसर 64 है। तो ये इसका सही जवाब है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसे भी अब करते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि a माइनस बी की क्यूब की वैल्यू कितनी है, 625 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25 है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। यहां से मैं इस चीज को बड़े ध्यान से देखता हूं तो मैंने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास अगर 25 है तो इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी है, 25। अगर ए प्लस बी, क्योंकि यहां पर गिवन है ना ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 है तो ए माइनस बी कितना होगा, ऑब्वियस बात है 5 है। डायरेक्टली बिना किसी इधर उधर जाए हुए मैंने ये समझ लिया कि a प्लस बी की वैल्यू भी 5 है, a माइनस बी की वैल्यू भी 5 है। अगर ये सिचुएशन बनती है तो क्या होगा, a की वैल्यू 5 आएगी और b की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये क्या दिया हुआ है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब 625। नहीं नहीं नहीं, ये 625 कैसे हो सकता है, जब 5 है तो 5 की क्यूब होना चाहिए ना। ये 625 नहीं होगा, ये 125 होना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और b की वैल्यू 0। इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे फटाफट से, ये इक्वेशन 5 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 5 इंटू 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो 25 इसका सही आंसर कंसिडर करेंगे। इसमें थोड़ा सा एरर लग रहा है मुझे, ये 125 होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक कोई अच्छा सा पेन लेते हैं और चलिए करते हैं। कहता है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 155, 260 and 315 and leaves the remainder 5, 10 and 15 respectively। सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो कि 155, 260 और 315 को क्रमश 5, 10 और 15 शेषफल के साथ विभाजित करती है, वह क्या है। चलिए ठीक है, देखिए ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हुआ है, कहने का मतलब है एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसको भी डिवाइड करता हो, इसको भी डिवाइड करता हो और इसको भी डिवाइड करता हो। जब संख्या खुद में डिवाइड होती है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि एक नंबर 10 है और एक नंबर 15 है, ऐसा नंबर बताइए सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो सबसे बड़ा नंबर आप कहेंगे कि 5 हो सकता है, यानी 5 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसको आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। यानी कि ये वह नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को भाग करता है। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बस एक कंडीशन दे दी है कि यहां पर 5 बच रहा है, यहां 10 बच रहा है, यहां 15 बच रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि अगर 5 बच रहा है, इसमें से 5 घटा देते हैं तो 150 हो जाएगा। इसमें से आप 10 घटा दीजिए तो 250 हो जाएगा और इसमें से आप 15 घटा देंगे तो ये 300 हो जाएगा।
अब इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है सबसे बड़ा जो कि इन तीनों को भाग कर दे? क्या 75 वो नंबर हो सकता है? मैं सोचता हूँ 75 इसको तो कर सकता है, ठीक है, इसको भी कर सकता है, पर वो 250 को नहीं कर पाएगा 75। ठीक है, 250 को 75 डिवाइड नहीं कर सकता है, तो 75 आंसर गलत है। 50 पे आते हैं, 50 इसको कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 50 250 को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और 50 इसको कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो सही आंसर इसका कितना हो जाएगा? 250। एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं, बहुत ही फास्टेस्ट तरीका क्या है, उस पे एक वीडियो अपन बनाएंगे आने वाले वीडियो सीरीज में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ लेडीज टू जेंट्स इन द क्लब इज 3:2। क्लब में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया है। अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग का रेशो है 3:2। ठीक है, उसके बाद कहता है कि देखिए क्या हुआ, 300 महिलाएं ऐड हो गई और ये जो रेशो है ये 5:2 हो गया। देखिए इसको रेशो के मेथड से कैसे करते हैं, आपके पास पहले जेंट्स कितने थे? दो। और अभी भी कितने हैं? दो हैं। नो प्रॉब्लम। पर आप देखिए लेडीज पहले तीन थी, अब कितनी है? पांच। यानी आपके हिसाब से कितना चेंज हुआ है? दो का। और नंबर के हिसाब से कितना हुआ है? 300 का। तो दो की वैल्यू कितनी हो गई? 300 हो गई। यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई? 150 हो गई। कहता है द नंबर ऑफ लेडीज मेंबर नाउ इन द क्लब, जब एक की वैल्यू 150 है तो अभी ये नंबर पांच है, तो पांच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 750, 750 इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं द सम ऑफ द टू नंबर इज 60। दो संख्याओं का योग कितना है? 60 है। और उनका महत्तम समावर्तक कितना है? एचसीएफ यानी सॉरी एचसीएफ और एलसीएम आपको दिए हुए हैं 12 और 72। द सम ऑफ द टू नंबर यानी वो दो नंबर ए प्लस बी मान लेता हूं 60 है। कहता है द एचसीएफ एंड एलसीएम कितना दिए हुए? 12 और 72। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टू नंबर इज, अच्छा समझ लीजिए कि व्युत्क्रम क्या होते हैं। देखिए ये एक नंबर ए है, इसका जब आप व्युत्क्रम करेंगे तो एक बटे 1 बाय ए होगा। और इसी तरीके से बी का व्युत्क्रम कितना होगा? 1 बाय बी। इसके व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1 + a + 1 बाय बी की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है भाई, जरा आप इसको ध्यान से देखिए। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? a + b/ab, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो a × b, ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो ये इस तरीके का फॉर्मेट बना है। चलिए, आपने एक चीज पढ़ी है क्या? उसमें क्या लिखा रहता है? उसमें क्या होता है कि एलसीएम यानी कि या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो बराबर होता है नंबर्स के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यानी कि इसके हिसाब से इसका जो एचसीएफ है और जो एलसीएम है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो गुणन होगा, वो बराबर होगा ए इंटू बी के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ए इंटू बी की जगह मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम लिखना चाहता हूँ, यानी 12 × 72। चलिए अब ये हमसे पूछा था ना, ए प्लस बी की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है 60 और ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 12 × 72। 12 से 60 पांच बार में जाएगा, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 5/72। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपना प्लीज सपोर्ट दिखाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से हम जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी की सीरीज में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन एक एक करके खत्म कर देंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस। एक बार देखूं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है प्रॉपरली? हाँ ठीक है, सॉरी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस। किसी वस्तु की लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। सॉरी सॉरी।
इफ अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज अलाउड देन प्रॉफिट और लॉस परसेंटेजेस। किसी वस्तु की लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितनी होगी। चलिए ठीक है, मान लेते हैं मार्केट प्राइस कितना है, 100 है, यानी कि ये क्या है आपके पास, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है आपके पास, 100 है। तो इस हिसाब से कोस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य कितनी होगी, क्योंकि इसने क्वेश्चन नहीं कहा है द कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75%, 75, ये इसका 75% होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है इफ अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज अलाउड। ठीक है, अब डिस्काउंट किस पे देते हैं हम लोग, मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस या भी अंकित मूल्य पे देते हैं। अगर इस पे 15% का डिस्काउंट देंगे तो चीज अभी कितने की बिक रही है, 85 की। तो कहता है देन प्रॉफिट और लॉस परसेंटेजेस। कहने का मतलब अगर 75 रुपए का सामान लिया है और फाइनली आप उसको 85 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको बताना आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आप मुझे यही बता सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आंसर और ये आंसर तो चले गए। अब देखिए 10 75 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप ये देख पाएंगे कि 15% प्रॉफिट का मतलब कितना होगा, इसका 10% प्रॉफिट, 75 का 10% 7.5 होगा। और जब आप इसका इसमें 5% और ऐड करेंगे, 10% तो ये हो गया, 5% और ऐड करेंगे तो वो वैल्यू समथिंग इसका मतलब 7 का ही 3.5 हो जाता है। मतलब 7 का ही 3.5 अगर ऐड कर देंगे तो भी, क्योंकि हालांकि इसमें भी पूरा कुछ और आएगा पर मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं, तो भी ये 11 के समथिंग पार हो जा रहा है। यानी कि इसका आंसर 15 किसी भी हाल में नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या होगा, 13.33% होगा। अब आप सॉल्व करके देख लीजिए, 5 10 75 का कितना परसेंट है, इसको आप करना चाहते हैं 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। जब आप 40/3 करेंगे तो 13 सहित 1/3 आंसर आएगा जो कि 13.33% है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहता है आउट ऑफ द हरीश मंथली सैलरी ऑफ 45,000, हरीश की मासिक वेतन 45,000 में से खर्च का 1/3 हिस्सा शिक्षा पे, 2/6 हिस्सा फूड पे और अन्य जरूरत की चीजों पे खर्च किया जाता है। द रेस्ट ऑफ द सैलरी गोज टूवर्ड हिज सेविंग, द अमाउंट ऑफ सेविंग इज। हरीश का मासिक वेतन 45,000 रुपए है। ओके ठीक है, उसके बाद खर्च का 1/3, 1/3 मैं शिक्षा पे खर्च कर देता हूँ, 2/6 आप भोजन और आवश्यक चीजों पे खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जितना इसके बाद जो आपके पास जितना भी बच रहा है उसको आप सेविंग्स मान लेते हैं। तो मुझे बताना है कि मैं सेविंग्स कितनी कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली फ्रैक्शन का है। सिंपली फ्रैक्शन में क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं कि आपके पास कोई चीज है एक, ठीक है, फिर आप उसके हिस्से बनाते हैं। आप उसका 1/3 कहीं खर्च कर देते हैं, फिर 2/6 हिस्सा आप उसका कहीं और खर्च कर देते हैं। तो आपके पास कितना हिस्सा बचेगा, तो आपने 1/3 खर्च यहाँ कर दिया, 2/6 का मतलब 1/3 ये भी हो गया। जब आपने 1/3 यहाँ खर्च कर दिया, 1/3 फूड पे खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना बचेगा, 1/3 ही तो बचेगा। आप तीनों को ऐड कर लीजिए, आपके पास टोटल आ जाएगा, यानी आपके पास 1/3 बचा है। यानी कि 45,000 का 1/3 आपका सही आंसर होगा, जो कि कितना होगा, 15,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट of 3400 for 4 year is 680, the rate of simple interest is। 3400 की एक राशि पे 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 680 रुपए है, ब्याज की दर कितनी होगी। चलिए बताते हैं। देखिए 4 साल में 680 रुपए आपको मिलते हैं, एक साल में आपको 170 रुपए मिलेंगे। आप मुझे बताइए एक्चुअली ब्याज क्या होता है, कि अगर ब्याज का सिंपल सा फंडा होता है कि एक साल में आप किसी धनराशि पे कितने रुपए फालतू देंगे, वो आपका ब्याज है। तो मैं एक साल में 3400 रुपए पे 170 रुपए फालतू देता हूं। 3400 का 10% जो होता है वो 340 होता है, पर मैं देता कितने हूं, इसका हाफ यानी 170।
यानी कि मैं 10% ना देकर कितना देता हूं, 5%, और यही मेरा क्या है, ब्याज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a rectangle, the length is twice its breadth and the perimeter of the rectangle is 48 centimeter. The area of the rectangle is, एक आयत में लंबाई उसके चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई उसके चौड़ाई की दुगनी है, ये कहना चाह रहा है। एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, जो कि पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, ये कितना है, 48 है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज एल बी, आपसे पूछा है। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या ही है, आप तुरंत कर सकते हैं। एल की वैल्यू आपको पता है 2b, आप यहाँ 2b रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3b, जिसकी वैल्यू कितनी है, 48। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ गई। b की वैल्यू 8 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। एरिया आपसे पूछा हुआ है, आपसे क्षेत्रफल पूछा हुआ है, l इंटू बी, यानी कि 16 इंटू 8, जो कि 128 होगा। ये आंसर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है व्हाट इज टू बी एडेड टू 12% ऑफ 2400 सो दैट सम विल बी इक्वल टू 18% ऑफ 5400। इसको लिखने का तरीका क्या है, बेसिकली कि आपके पास कितना है, 2400 का 12% है, 12% 2400 का है। आपको इसमें क्या ऐड करना है, वो मान लेता हूँ एक्स ऐड करना है। ये बराबर हो जाना चाहिए 18% ऑफ 5400 के। यही आपसे क्वेश्चन कहना चाहता है, ठीक है। 5400 का 1% कितना होगा, 54 होगा। 18% निकालने के लिए मैं इसको 18 से मल्टीप्लाई करूंगा। पहले मैं 18 को 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ 900, फिर मैं 4 से करता हूँ 72, तो 972 आ जाता है। इसी तरीके से मैं 24 1% 24 इंटू 12 करूंगा तो 240, और 48 288 आता है। आप अगर x निकालना चाहते हैं तो 972 में से 288 माइनस करेंगे। जैसे आप माइनस करेंगे आप देखते हैं यूनिट डिजिट कितनी आती है, 4। आप तुरंत इस पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 180 डिवाइड बाय दिस थिंग प्लस 37 माइनस 20। बोर्ड मास का सिंपल सा नियम है कि आप पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज को सॉल्व करेंगे। जब आप ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 3 की पावर 2 9, और ये 1, तीनों को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। जब आप 180 को 18 से भाग देंगे तो 10 बचेगा। 10 प्लस 37 माइनस 20। बोर्ड मास का सिंपल नियम आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं छोटी मोटी गलतियां आपसे हो सकती हैं। तो सबसे पहले एडिशन कर लेते हैं। 47 माइनस 20, सही आंसर कितना है, 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। व्हाट इज अ यूनिट डिजिट इन दिस। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, आप सिर्फ यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक, इसकी वैल्यू जो सबसे लास्ट लास्ट में आपके पास लिखी हुई है, इनको लिख लीजिए। 4 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 6, यही लिखी हुई है लास्ट लास्ट में। तो अब बस इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट में। नहीं, अगर फिर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप दो दो का ग्रुप बना लीजिए। 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 6 24। फिर से आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है रोप इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। एक रोप को हमने 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। द फर्स्ट पार्ट इज 1/5 ऑफ द होल लेंथ। पहला हिस्सा कुल लंबाई का 1/5 है। एंड सेकंड इज 3/2 ऑफ द फर्स्ट। और दूसरा हिस्सा पहले हिस्से का 3/2 है। तो तीसरा हिस्सा रस्सी का कौन सा भिन्न होगा। अब इसके जस्ट पहले क्वेश्चन कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन जब भी आता है तो टोटल क्या होता है आपके पास, 1 होता है, ठीक है। पहला हिस्सा 1/5 है। जो दूसरा वाला हिस्सा है वह कितना है, पहले वाले का 3/2 है, यानी कि पहले वाला हिस्सा तो खुद में इतना है, और इसका 3/2 है, यानी कि 3/10 है। और तीसरा हिस्सा मेरे से पूछा गया है। मुझे ये पता है कि मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 1 आना चाहिए। चलिए ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो आप ऐसे लिखेंगे 1/5 प्लस 3/10, और ये हिस्सा मान लेता हूं x है, प्लस x, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो 10 आ जाएगा। 2 प्लस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 5/10 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ये 5/10 का मतलब 1/2। आपको पता है कि x की वैल्यू निकालने के लिए 1/2 को उधर भेजेंगे, यानी कि हाफ इसका सही आंसर होगा।
हाफ इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 5 sin 14 sec 76 3 cot 15 cot 75 डिग्री एंड 2 tan 45 डिग्री इज। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मुझे ये बताइए। साइन 14 डिग्री और सेक 76 डिग्री लिखा हुआ है। सेक 76 डिग्री का मतलब क्या है? सेक 76 डिग्री का मतलब क्या कॉसेक 14 डिग्री नहीं है? आपने ये पढ़ा होगा कि कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक 90 माइनस ए, या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि सेक 90 माइनस ए या सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस ए। ये आपने पढ़ा होगा। इसी तरीके से हम इसको कॉसेक 14 डिग्री लिख सकते हैं। और जब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो साइन ए होता है, साइन ए, ये होता है 1 बाय कॉसेक ए के, यानी कि इसका रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। तो जब मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सेक 76 को हम ये लिख सकते हैं, जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको हम 1/sin 14 भी लिख सकते हैं। और जब मैं इसको 1/sin 14 लिखूंगा तो इसका मतलब साइन 14 डिग्री इंटू 1/sin 14 डिग्री हो गया। इसी तरीके से कट के कितना हो जाएगा 1। तो इस वाले टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 5। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। उसी तरीके से कॉट 15 डिग्री है और मल्टीप्लाई है कॉट 75 डिग्री से। इस वैल्यू को मैं क्या tan 15 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए, क्या इसको tan 15 है तो इसको मैं 1/cot 15 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इससे ये कट जाएगा तो फिर से इस वाले जो पूरे टर्म की वैल्यू 3 हो जाएगी। और फिर ये tan 45 1 होता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होगा। आपका आंसर कितना आएगा 10। तो ये इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 2x 3x माइनस 8 डिग्री। और ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट एंगल आपसे पूछा गया है ट्राइंगल में। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अब बताइए, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल के तीनों योग का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो तीनों को हम योग निकालेंगे, यानी कि 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12, इसकी वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। ठीक है, तीनों को ऐड करिए। तो इसको ऐड करेंगे, 2x 3x और 5x 10x हो जाएगा। इसको करेंगे माइनस का 20 बराबर 180 डिग्री। 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इस तरफ जाएगा तो 200 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। x की वैल्यू 20 है, तब x की वैल्यू 20 है, इसका मतलब जो 2x है, जब x इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दो को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। इसी तरीके से जब इसमें करेंगे तो x 20 जब यहाँ पुट करेंगे तो 3 इंटू 20 यानी 60, 60 में से 8 जाएंगे तो 52 डिग्री। क्या आप देखिए ऑप्शन देखिए आपके पास क्या बच सकता है। चलिए इसको भी सॉल्व ही कर लेते हैं, क्या ही बचेगा। ये हो जाएगा 20 को 5 से करेंगे 100 माइनस 12, जो कि आपके पास 88 डिग्री। सबसे बड़ा एंगल कितना होगा 88 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cylinder has a height of 14 centimeter and the curved surface area is 528. ओके, वॉल्यूम पूछा है। क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि 2 पाई आर एच की वैल्यू दी हुई है जो कि कितनी है 528। हाइट मैंने आपको दे रखी है 14 और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी है 528 है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, एक तरीका आपके पास ये भी होता है कि आप देखिए h की वैल्यू आपके पास कितनी है 14 है। ठीक है, यानी h की वैल्यू में 14 आ रहा होगा, 7 यहाँ से कट, मतलब मैं थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ, अगर आप समझ पाएंगे नहीं। यहाँ पे जो पाई है ना उसके अंदर 22 निहित है, यानी कि 11 भी निहित होगा, यानी कि 11 का मल्टीपल आपका आंसर हो सकता है। पर अब 11 का मल्टीपल अगर आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका 11 का मल्टीपल हो सकता है। 11 का मल्टीपल 8 5 13, 13 में से 5 जाएंगे तो ये नहीं हो सकता है।
आपके पास ये 11 का मल्टीपल है और ये 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, यानी कि या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, क्योंकि इसमें 11 का मल्टीपल ऑलरेडी है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए दूसरे तरीके में, दूसरा तरीका क्या, आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए, इतनी देर में तो सॉल्व हो जाएगा वैसे। पर अगर कभी कभी आप 11 का मल्टीपल भी सर्च कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल कभी कभी एक में ही होगा और वो आपका आंसर लग जाएगा और आपका काफी समय बच जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे सॉल्व करके भी कर सकते हैं। इसमें टाइम भी ज्यादा है आप लोग के पास एनटीपीसी में। सीरियल वगैरह के अंदर बहुत ही जरूरी है आप इन सब चीजों पे ध्यान दें कि 11 का मल्टीपल कहाँ लगता है, यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। ठीक है, उसको करिए। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे करते हैं, हमें 11 का मल्टीपल से ये श्योर होगा कि ये और ये पता लग गया। अब मैं यूनिट डिजिट फटाफट से पता लगा के इसका आंसर टिक कैसे लगाता हूँ। अब मैं यूनिट डिजिट निकालता हूँ। आर की वैल्यू एच की वैल्यू कितनी है, 14। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर और इंटू में 14 की वैल्यू कितनी है, 528। 7 से ये दो बार में चला जाएगा, दो दूनी ये चार, चार से मैं इसको काटूंगा 132। ठीक है, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आर की वैल्यू है। इसमें फटाफट से पुटअप करेंगे तो 22/7, इसको आप सॉल्व कर लीजिए 6, यानी 6 इंटू 6। और यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है, 14। इससे ये दो बार में चला जाएगा। यूनिट डिजिट निकालिए आप, तो यूनिट डिजिट आप देखेंगे तो 4 आएगा आपके पास, क्योंकि 6 दूनी 12 हो रहा है, यहाँ पर भी दो और दो लास्ट में आएंगे। यूनिट डिजिट 4, 4 इसका सही आंसर लगा के आप आगे बढ़िए और यही इसका आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। The ratio of two positive number is 3:7 and LCM is this. दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है, उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 3 है। 3 का मल्टीपल ही स्मॉलर नंबर होना चाहिए। 3 का मल्टीपल ये है नहीं, 3 का मल्टीपल ये है नहीं, 3 का मल्टीपल ये है नहीं, 3 का मल्टीपल ये, आंसर टिक। आगे बढ़िए, फिर भी सॉल्व कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। देखिए एलसीएम का क्या मतलब होता है, जब हम दो संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर 10 है और एक नंबर 15 है, और मैं आपसे कहता हूँ इनका एलसीएम निकालिए, लघुत्तम समावर्तक निकालिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। तो आप देखेंगे 5 इंटू 2 और 5 इंटू 3, इन दोनों में से जो कॉमन चीजें हैं उसको आप एक बार लिखेंगे, और जो उसके बाद जो चीजें बच जाती हैं, जैसे कि कॉमन चीजें दोनों में थी 5 5, उसको एक बार लिख लिया। फिर इसका 2 लिख लेंगे और इसका 3 लिख लेंगे। ये आपके पास एलसीएम होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा समझाना आवश्यक पड़ गया, बिकॉज 3 इंटू 7 का मतलब है 3x होगा और 7x होगा। इस तरीके से आप इसे लिखना चाहेंगे तो x दोनों में कॉमन होगा और 3 इसका और 7 इसका। इस तरीके से इसका एलसीएम आएगा। यानी अगर दो नंबर रेशो में दिए होंगे तो उसका एलसीएम, अगर दो नंबर 3:7 है तो उसका जो एलसीएम होगा वो ये होगा, जिसकी वैल्यू आपके पास 231 है। तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 231/21, जो कि 11। x की वैल्यू 11 का मतलब यही हो गया कि ये वैल्यू 33 है और ये वैल्यू 77 है। छोटी वैल्यू पूछी थी, ये इसका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A train leaves station A towards station B at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन स्टेशन A से स्टेशन B की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रवाना होती है। ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, अनदर ट्रेन लीव्स स्टेशन B towards station A at 150 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन इज 725। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशन A टू द पॉइंट वेयर बोथ ट्रेन मीट। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, इसको देखिए फटाफट तरीके से कैसे करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये आपके पास है एक ट्रैक। ठीक है, यहां पर है स्टेशन ए और यहां पर है स्टेशन बी। जो इस ट्रैक के बीच की लंबाई है वो कितनी है, 725 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ए से एक गाड़ी रवाना होती है और उसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है। और वहीं बी से भी एक गाड़ी रवाना हो रही है जिसकी स्पीड कितनी है, 150 किलोमीटर पर आवर है। कंडीशन ये है कि बी वाली जो गाड़ी है वह ए से आधे घंटे बाद स्टार्ट होती है। यानी कि ए ने उस टाइम तक आधे घंटे ए चल चुकी है, यानी कि 725 किलोमीटर के ट्रैक पे 25 किलोमीटर इसने ऑलरेडी कवर कर लिया है।
ये वो पॉइंट है जहां तक 25 कवर कर लिया है, और अब बी चलना स्टार्ट करेगी। तो मुझे दोनों बताना है कि किस टाइम मिलेंगे। चलिए ठीक है, देखिए मिलने का समय इनका आ चुका है। अब इनको मिलाते हैं, देखिए कैसे मिलेंगे। आप मुझे ये बताइए कि अब, क्योंकि आधे घंटे ऑलरेडी बीत चुके हैं, 25 ऑलरेडी हो चुका है, अब अगर ए और बी दोनों मिल चलना स्टार्ट करेंगे तो एक घंटे में कितना कवर करेंगे? हर घंटे में ए और बी के बीच की जो दूरी ए और बी मिलके दूरी कवर कर रहे होंगे, वो होगी आपके पास, ये इधर से 50 जा रहा होगा, उधर से 150 आ रहा होगा, तो हर घंटे में ये लोग 200 किलोमीटर तय कर लेंगे। समझ आ रहा है यहां तक? हर घंटे में 200 किलोमीटर तय कर लेंगे। अब ये जो दूरी बची है ये कितनी है? 700 है। तो ये कहना चाहता हूँ 700 बटे 200, क्योंकि एक घंटे में तो 200 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 700 किलोमीटर टोटल कितने घंटे में कवर कर लेंगे? आप कहेंगे 3.5 घंटे में। यानी कि बी के चलने से 3.5 घंटे पर ए और बी दोनों मिल जाएंगे। क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। मैं कहना चाहता हूं कि बी के चलने के बाद 3.5 घंटे बाद ए और बी दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए टू पॉइंट वेयर बोथ ट्रेन मीट्स। देखिए अब इस हिसाब से 3.5 घंटे तो बी से चला है, पर ए तो आधे घंटे ऑलरेडी चल चुका है, यानी ए आधे घंटे और, यानी कि 0.5 आवर्स और चल चुका है, यानी कि ए टोटल 4 घंटे चला है। अगर ए 4 घंटे चला है तो इस हिसाब से ए ने कितनी दूरी कवर करी होगी? 50 × 4, 200 किलोमीटर। इसमें ऑप्शन नहीं है क्या? चलो कोई नहीं, तो 200 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार दोबारा से देखिए, आप समझ जाएंगे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। और जो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर दो चीजें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो ए प्लस बी होता है, स्पीड अगर ए और बी है, और अगर वो अपोजिट चल रही होंगे तो ए माइनस बी, उनके बीच का अंतर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडजेसेंट एंगल ऑफ द रोम्बस आर इन रेशियो 3:6, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द रोम्बस। ठीक है, देखिए ये रोम्बस है, ये रोम्बस भाई सही से बन नहीं पाया। देखिए ये कुछ इस तरीके से रोम्बस है, ए बी सी डी। रोम्बस की ये खूबी है कि जो इसके एडजेसेंट एंगल्स हैं, कोई से भी एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट का मतलब होता है समीपवर्ती, मतलब एग्जैक्ट हिंदी मैं नहीं बोल पा रहा हूं, पर इसका मतलब होता है कि आस पास के दोनों एंगल्स। ठीक है, ये दोनों एंगल्स होंगे, फिर ऐसे बी और सी एंगल होंगे, ऐसे बी सी और डी होंगे, और डी और ए, किसी भी दो समीप के जो एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो मुझे बताइए, अगर दो एंगल हैं, एक एंगल 3 एक एंगल 6 है, तो अगर 3 और 6, 3x और 6x, इसकी वैल्यू 180 डिग्री है, छोटा एंगल आपको बताना है, तो आप देखेंगे 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी होगी? 20 डिग्री। छोटा एंगल आपको बताना है तो 3 × 20 कर लीजिए, 60 आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेता और हरीश completed a project with an income of 28,000. In this project, Shweta worked for 20 days and Harish worked for 30 days. If their daily wages are in ratio 5:6, then Shweta share is। ठीक है, अब देखिए हिंदी में समझते हैं। श्वेता और हरीश टोटल मिलके बोला, एक आदमी उसने बोला कि भाई 28,000 का एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में श्वेता ने 20 दिन काम करे। ठीक है, और हरीश ने इसके अंदर 30 दिन काम करे। फिर कहता है कि इनकी दैनिक मजदूरी जो है वो 5:6 में है। अच्छा, इसको 5 मिलते हैं तो इसको 6 मिलते हैं, तो श्वेता का हिस्सा क्या होगा? श्वेता को कितना मिला होगा? देखिए अनुपात, अब देखिए किसी को कितने सैलरी मिलेगी, जैसे किसी, इसको मान के चलिए कि अगर एक दिन में कुछ 5x मिलते हैं, तो 20 दिन में इसको कितने मिले होंगे? 100x मिले होंगे। इसी तरीके से अगर हरीश को 6x मिलते हैं, तो हरीश को टोटल कितने रुपए मिले होंगे 30 दिनों के अंदर? 180x मिले होंगे। पर भाई इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 280x हो जाएगा।
टोटल कितने रुपए थे? 28,000। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 100। एक्स की वैल्यू 100 हो गई तो भाई पता तो लग गया ना, श्वेता को कितने रुपए मिले? 100। एक्स की वैल्यू 100 तो 10,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप समझ पाए होंगे किस तरीके से मैंने इसको करा है। ये बेस्ट अप्रोच है मेरे हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अ क्लास ऑफ 50 गर्ल्स एंड 70 बॉयज स्पॉन्सर्ड अ म्यूजिकल प्रोग्राम। संगीतमय प्रोग्राम करवाना था और एक उस क्लास के अंदर जो है 50 लड़कियां और 70 लड़के हैं। मैं लिख लेता हूँ, गर्ल्स कितनी है? 50, बॉयज कितने हैं? 70। ठीक है। इफ 40% ऑफ द गर्ल्स एंड 50% ऑफ द बॉयज अटेंडेड, अगर 40% लड़कियां और 50% लड़के उपस्थित हुए, मतलब कि 40% ये और 50% ये बच्चे आए, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास अटेंडेड द प्रोग्राम, तो लगभग कितने प्रतिशत छात्र कार्यक्रम में उपस्थित हुए? ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, सिंपलेस्ट तरीके से चलते हैं। 50 का 40% कितना होगा? आप कहेंगे 20 होगा। 70 का 50% कितना होगा? आप कहेंगे 35 होगा। यानी कि टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है? 55 बच्चों ने। कितने बच्चे टोटल हैं? 120। बस परसेंटेज पूछा, 100 से करेंगे, 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, ऊपर आ जाएगा आपके पास 275 और नीचे है 6। डिवाइड करिए आप, 4 6 24, 35, 4 पंचे 30, ये एक समथिंग 45.8, यानी कि 46 इसका सही आंसर बिल्कुल है। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The simple interest on a sum of amount for 2 years at 10% per annum is 50. अच्छा, compound interest on the same sum at the same rate would be 10% रेट है, एसआई की बात चल रही है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपको 500 रुपये ब्याज मिल जाता है। मुझे बताना कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, अगर 2 साल के अंदर 10% के रेट से मिल रहा है तो टोटल कितना परसेंट इसको ब्याज मिल रहा होगा? आप कहेंगे 20%। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 2 साल लगते हैं 10-10% पे, तो आपको पता होना चाहिए वो कितना होता है? 21% होता है। आप समझ रहे हैं कैसे होता है वो? आप उसको देख लीजिएगा, 10%, 10% और फिर अगले साल भी पिछले वालों पे ब्याज लगता है और टोटल मिलके 21% होता है। एक टेबल होती है, आप उसको थोड़ा बहुत सर्च करेंगे सीआई की टेबल तो मिल जाएगा। तो 21% हो गया। यानी अगर 20% की वैल्यू 500 है तो 21% की वैल्यू कितनी होगी? यही आपका आंसर है। तो 20% की वैल्यू 500 है तो ये हो जाएगी 20% की वैल्यू। 21% की वैल्यू निकालने के लिए हम 21 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास? 25। तो ये आ गया 525। मैंने फास्ट कैसे करा उसे इसे देख लीजिएगा। 25 दूनी करेंगे तो ये 500 हो जाएगा और फिर एक इधर और है तो 25 इसमें और ऐड होगा तो 525 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए ये है लास्ट क्वेश्चन और फटाफट से इसको भी करते हैं सॉल्व। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप मुझे बताइए, ये इसको देख के आपको कुछ लग रहा है, याद आ रहा है क्या? वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये वैल्यू तो कट के 1 हो जाएगी, प्लस साइन 15 डिग्री ये बराबर होता है कॉस 90 माइनस 15 के। यानी सिंपली बात आपने पढ़ा कि साइन ए बराबर होता है कॉस 90 माइनस ए के, और इसी तरीके से कॉस ए बराबर होता है साइन 90 माइनस ए के। ये चीजें आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। साइन 15 और ये भी दोनों बराबर हो गए, ये भी 1 हो जाएगा, ये दोनों भी बराबर होते हैं 1। यानी कि इसका मतलब है 3 की वैल्यू कितनी है? √3 टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए? तो आप कहेंगे √3 होनी चाहिए। अब टेन थीटा √3 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री होती है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। सो दोस्तों ये है एंड ऑफ द वीडियो। मैं वीडियो के एंड में थोड़ी सी कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ।
ये वीडियो काफी मेहनत से बनी हुई है और मैंने हर एक क्वेश्चन को अपने हिसाब से बेस्ट अप्रोच आपको बताई है कि इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे। लेवल धीरे धीरे हम अपग्रेड भी करेंगे, एनटीपीसी की परीक्षा जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे हम नई तरीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और एक चीज और है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके के सजेशंस, किस तरीके के इम्प्रूवमेंट्स आप देखना चाहते हैं इसके अंदर। ठीक है। और सो ये एंड ऑफ द वीडियो। आप लोग अपना ख्याल रखें। बस अब इस तरीके से हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट, इस तरीके से हम जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप दैट यू have of you all of you have must learn something from it। कुछ ना कुछ आपने इससे सीखा होगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओके।